गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ पोर्शन डिस्कस कर रहे थे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, और हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन की, एंड दैट इज़ डीम्ड सप्लाई के बाद का जो हमारा पोर्शन था हम वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई। फिर से देखेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी एप्स ऐसी सप्लाईज़ हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं, या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमने सप्लाई में नहीं डालनी है। तो ये सब आपको शेड्यूल 3 में दिखाया जाएगा। तो डायग्राम में चेक करते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एक तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, राइट। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 3 में आती हैं लेकिन सप्लाई में नहीं आती हैं। फिर से बता रही हूँ, शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ को सप्लाई में नहीं ऐड किया जाता। ओके, शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ हैं उसको फर्स्ट इंक्लूजन में डाला है। फिर उसके बाद है ऐसी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है उसको सेकंड एक्सक्लूजन में डाल। एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन नहीं है, मतलब एक्सक्लूड करना है आपको। फिर से बता रही हूँ क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई 100 वो सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज में की सप्लाई में आती ही नहीं। दूसरी बात, ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 3 में हैं और जो कुछ एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है वो सप्लाई में नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उन सारी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। अब सबसे पहले कर रहे हैं हम फर्स्ट एक्सक्लूज़न की। फर्स्ट एक्सक्लूज़न कौन सा था, जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो सप्लाई में नहीं आती। जैसे सबसे पहले देख रहे हो आप, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है और अपने यहाँ कुछ स्टाफ को अपॉइंट कर रहा है, तो स्टाफ का काम क्या है, अपनी सर्विसेज देना, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू जीएसटी ये उसमें नहीं आएगा। अगर आप वैसे कोई और सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो सर्विसेज में आएगा। लेकिन आप एक एम्प्लॉई से जो सर्विसेज ले रहा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। दूसरी बात, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जितनी भी कोर्ट्स हैं, आप हाई कोर्ट का नाम सुनते हो, सुप्रीम कोर्ट है, या कोई ट्रिब्यूनल्स हैं, वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक पर्सन्स। कुछ ऐसे पर्सन्स आपको मिलेंगे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे कोई डायरेक्टर है, या कोई ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज़ में काम करते हैं, मेंबर ऑफ पंचायत है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, सरपंच हैं। ये सारे जो हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज देने वाले पर्सन जो हैं वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो जीएसटी में आता है उससे बाहर है, यानी उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता। ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सन इन ए बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है और वहाँ पर कोई भी ऐसे लोग जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, या फिर चेयरमैन है, या मेंबर भी हैं, तो वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस कैटेगरीज के बाहर रखा गया है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये तो हो गई तीसरी कैटेगरी। पहली थी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली, सेकंड थी हमारी कोर्ट्स की, थर्ड थी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ की और गवर्नमेंट लोगों के पर्सनस की। फोर्थ है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल। जो इस तरीके से मान लीजिए डेड बॉडीज़ को जो के लिए, या जैसे संस्कार वगैरह के लिए, या फिर जो भी दाह संस्कार है, या इस तरीके की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको जीएसटी के दायरे से, यानी कि उनकी सर्विसेज को यहाँ पर जीएसटी के अकॉर्डिंगली सर्विस में नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मतलब अगर आप लैंड या बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली वैसे भी मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बाहर हो गया। तीसरा जो कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है जो एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़कर जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं, ठीक है,
एक बार फिर से मैं आपको लेना चाहती हूँ, दोबारा से यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे कंफ्यूज हो जाओ। सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सभी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ की, ठीक हो गया, जिसमें आपने देखा था ये कैटेगरी थी, और फिर वो वाली एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 3 में नहीं आती, सॉरी शेड्यूल जो 3 में आती हैं वो सप्लाई में नहीं आती। फर्स्ट एक्सक्लूजन है और सेकंड एक्सक्लूजन है। हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट एक्सक्लूजन की, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कोर्ट्स, गवर्नमेंट पर्सनस और सर्विस ऑफ फ्यूनरल, 4 हो गए पॉइंट। और फिर इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग का सीन। एक्शनेबल क्लेम यहाँ पर नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा, लेकिन लॉटरी आ सकती है, बैटिंग आ सकती है, गैम्बलिंग आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मर्केंडाइजिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो अगर मान लीजिए आप सप्लाई कर रहे हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कोई टैक्सेबल टेरिटरीज, मतलब एक टैक्सेबल टेरिटरी में एक एरियाज़ है ना, इंडिया में जैसे अलग अलग एरियाज़ हैं, तो किसी एरिया को टैक्सेबल टेरिटरी में माना जाता है, किसी को नहीं माना जाता। मान लीजिए आप एक टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे प्लेस पर जो कि नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज़ में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो गुड्स जो हैं इंडिया के अंदर एंटर नहीं हुई हैं वहीं से ही। जैसे ही आप मान लीजिए आपने कोई इंपोर्ट किया है, तो लेकिन किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एंटर हुआ है, टैक्सेबल में एंटर नहीं हुआ है, तो वो चीज़ भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में नहीं डालते। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स एंड हाई सी सेल्स। वेयर हाउस गुड्स का मतलब जो गुड्स वेयर हाउसेज में रखी गई हैं क्लियरेंस से पहले, जब तक गुड्स का क्लियरेंस नहीं होता तो उसको घर के लिए या होम कंजम्पशन के लिए अलाउ नहीं करते ले जाने के लिए। तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस, क्लियरेंस से पहले जब सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स जो क्लियरेंस से पहले होम कंजम्पशन के लिए किया जाता है, वो भी हमारा अभी इसके आउट ऑफ है, यानी कि जीएसटी के दायरे से दोनों चीज़ें बाहर हैं। हाई सी सेल्स का मतलब क्या है? हाई सी सेल्स का मतलब होता है ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स जो कंसाइनी मतलब जिसको सामान भेजा गया है, कंसाइनी ने आगे वो गुड्स किसी और को एंडोर्स कर दिए हैं, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? जब हम डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो जाता है आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट, यानी कि पोर्ट से डिस्पैच होने के बाद ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से जो गुड्स आई हैं और कंसाइनी ने उसको डॉक्यूमेंट्स किसी और को ट्रांसफ़र करके टाइटल दे दिया है। तो इस तरीके से अगर कुछ क्लियरेंस हुआ है गुड्स का, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ में थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा उनकी कॉन्सेप्ट्स पर। ओके, सेकंड एक्सक्लूज़न में आ रहा है कि गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन इनमें इन्वॉल्व है जो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की बॉडीज़ के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं और पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, और ऑब्वियसली सरकार मेंशन कर सकती है टाइम टू टाइम। काउंसिल जो है, जो जीएसटी काउंसिल है, वो रिकमेंड करती रहती है गवर्नमेंट को इस बारे में। तो कुछ एक्टिविटीज़ को, गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी से, जो कि जीएसटी के अंतर्गत आता है, उससे बाहर रखा गया है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो एक डायग्राम भी है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अंडरटेक कर दी है और एज़ पब्लिक अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन शेड्यूल 4 की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्या क्या है, वह चेक कर सकते हैं कि पासपोर्ट इशू करना, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट बॉडीज़ दे रही हैं, ये भी उसके दायरे से बाहर है, ओके, जीएसटी के दायरे से। ट्रीटेड एज, इनको क्या कहा जाएगा? ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इस पोर्शन में आप देख सकते हो किस तरीके से हमने तीसरी कैटेगरी में वो सब चीज़ें, वो सब एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जो एक्टिविटीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होती, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन हम कर लेते हैं आज, दैट इज़ डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट का ही सीन आ गया है
कि गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिक्लेयर कर रखा है। ऑब्वियसली सरकार अपने लेवल पे नहीं कर रही है, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद कर रही है। तो सरकार ने कुछ ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई कर रखा है जिनको गुड्स की सप्लाई माना जाएगा, पर सर्विस की सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर सर्विसेज की माना जाएगा तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। और नीदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसका मतलब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा से क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसे गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कि ये एक्टिविटी क्या मानी जाए, क्या इसे सप्लाई ऑफ गुड माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए, या दोनों माने जाएं, या सिर्फ गुड्स माना जाए सर्विस ना माना जाए, या सर्विस माना जाए तो गुड्स ना माना जाए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो कुछ हैं ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हमारी जो 4th कैटेगरी है उसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हम वापस एक बार अपने मेन कॉलम पे चलेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा हमारा आज का तक का जितने भी हमारे वीडियोस आए और हमने देखे, और उसमें स्कोप के बारे में बात करते हैं दोबारा से। स्कोप ऑफ सप्लाई में 4 पार्ट्स थे हमारे, नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सप्लाई में इंक्लूड होती हैं। डीम्ड सप्लाई में शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ आती हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो अभी हमने ख़त्म किया, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं और शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड नहीं करते। एंड लास्ट वन इज़ डिक्लेयर्ड सप्लाई, यानी गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया है और ये क्लियर किया है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या है, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है या वो दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारा पोर्शन देख लिया और इससे आपको क्लियर हो गया कि स्कोप का मतलब यहाँ पर क्या है और स्कोप में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे हम और आना चाहेंगे, दैट इज़ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक क्विक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगी। कंपोजिट का मतलब है कि जब आप दो चीज़ों को इकट्ठा सप्लाई कर रहे हैं जिसमें गुड्स भी हैं सर्विसेज भी हैं, मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं फॉर एग्जांपल, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने कुछ सामान मंगवाया और साथ में उसका इंश्योरेंस भी आ गया, मतलब उसका इंश्योरेंस भी है उसका। हमने एक फ्रिज लिया, उसकी वारंटी भी है। हमने एक गिफ्ट लिया और उसका उसमें पैकिंग भी है। ऑब्वियसली अगर आप कोई गुड्स गिफ्ट पैक कराते हैं तो बीच में एक प्रोडक्ट भी है, साथ में उसकी पैकिंग भी है। नाउ व्हाट इज़ पैकिंग? पैकिंग इज़ जस्ट लाइक सर्विस, और वारंटी क्या है? वो एक सर्विस है। इंश्योरेंस क्या है? वो एक सर्विस है। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है क्या कि आपने देखा कि कुछ चीज़ों को हमने गुड्स और सर्विसेज को बंडल बना दिया उसका, राइट। और ये बंडल ऐसा बना कि अलग नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने एक ट्रक बुक कराया है सामान का और इंश्योरेंस भी कराया है, तो अकेला इंश्योरेंस क्या करेगा? मेन तो गुड्स हैं, मेन क्या है? गुड्स हैं। तो गुड्स होंगे तभी तो इंश्योरेंस होगा ना। इंश्योरेंस किस चीज़ का कराएंगे? इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है? या तो गुड्स का होता है या ह्यूमन बीइंग का होता है। तो अगर मैं गुड्स का इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी मुझे सर्विसेज दे रही है, राइट। अब सर्विस मेन हो सकती है, गुड्स बाद में हो सकते हैं। कई जगहों पे आप देखोगे कि सर्विस ज़्यादा है, गुड्स कम है। कई जगह आप देखोगे गुड्स मेन है, सर्विस का रोल कम है। कई जगह आप देखोगे सिर्फ सर्विस ही सर्विस है, वहाँ गुड्स का नामो निशान नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी आप देखो ना, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? गुड्स का कॉम्बो बना रहे हो गुड्स के साथ, सर्विस का बना रहे हो गुड्स के साथ, सर्विस किसके साथ बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो या तो कंपोजिट होगा या वो मिक्स्ड होगा। अभी हम देखेंगे कंपोजिट में मैंने जैसे बोला नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली का मतलब ये है कि अगर आप कोई सामान लेकर घर आते हो और वो पैकिंग में है तो वो नेचुरली बंडल है। पैकिंग किस चीज़ की है? सामान की है। तो मेन क्या है? सामान है। पैकिंग क्या है? वो उसकी सर्विस है। अलग अलग चीज़ें बेच सकते हो? नहीं। हाँ, गुड्स बेच सकते हो, बट क्या पैकिंग अलग से बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। पैकिंग किसी चीज़ के ऊपर ही तो की जाएगी ना।
अब वारंटी है, फ्रिज आपने ख़रीदा, आपको वारंटी भी मिली साथ में। अब वारंटी क्या है, अकेले वारंटी किसकी दोगे, कोई गुड्स होगी तो ही तो दोगे ना, राइट। इस मीन्स की मेन क्या है, गुड्स है, एक्स्ट्रा क्या है, वारंटी है। वारंटी क्या गुड्स के बगैर सर्वाइव कर सकती है, नहीं कर सकती। तो जो चीज़ें अलग नहीं हो सकती दैट इज़ कंपोजिट सप्लाई। अब आ जाते हो मिक्स सप्लाई पे। आपने दिवाली पर किसी को गिफ्ट किया एक बड़ा सा बैग, उसके अंदर या एक बड़ा सा पैक जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ चिप्स हैं, कुछ हमारी चॉकलेट्स हैं। क्या ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। क्या अलग अलग बिक सकती हैं? बिल्कुल बिक सकती हैं। यहाँ पर आपने गुड्स और गुड्स का कॉम्बो बनाया कि नहीं बनाया, कि नहीं बनाया, गुड्स और गुड्स का कॉम्बो बनाया, ठीक है। पर क्या वो अलग अलग हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं। नेचुरली बंडल्ड है? बिल्कुल नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ये हमने बंडल बनाया है, क्रिएट किया है। अब वो अलग बात है कि हम टैक्स कैसे लगाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो आ जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम कंपोजिट सप्लाई पे बात करते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई होती है, उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती हैं। बंडल्ड ये नेचुरली है। सप्लाई किया जाता है ऑब्वियसली बिजनेस के पर्पज़ के लिए, एक दूसरे के साथ सप्लाई हो रही है इनकी, और सिंगल सप्लाई है। लेकिन इसके अंदर मेन क्या है, मेन या तो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, दोनों में से एक चीज़ मेन रहेगी, ठीक है। तो टैक्स कैसे लगाएंगे, जो चीज़ मेन होगी। अब मान लीजिए आपने फ्रिज ख़रीदा है, तो टैक्स जो है फ्रिज के जीएसटी जो लगेगा वो फ्रिज की वैल्यू पे लगेगा। वारंटी तो सर्विस है, लेकिन उसके लिए, या इंश्योरेंस अगर आप करवा रहे हो तो इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लग रहा है वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मेन जो जीएसटी है, अगर पूरा एक पैकेज ले रहे हो विद इंश्योरेंस तो आपको जीएसटी देना होगा सिर्फ फ्रिज का, राइट। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, गुड्स है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, लैपटॉप के साथ आपने कैरी केस भी ले लिया। अब अकेला कैरी केस क्या करेंगे जब तक लैपटॉप नहीं होगा, ठीक है। मशीनरी विद इंस्टॉलेशन, नाउ इंस्टॉलेशन क्या है, सर्विस है। अभी आप देखो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मेन है और दूसरी चीज़ जो है उसकी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। टीवी के साथ वारंटी आ गई। होटल में आप रहते हो तो लॉन्ड्री सर्विस आपको मिलती है, ठीक है। वो अलग बात है, उसके चार्जेस लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। कई बार नहीं भी ले सकते और कई बार हो सकता है ले भी रही हो, लेकिन होटल में रहेंगे तो लॉन्ड्री सर्विस मिलेगी, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगी। तो दीज आर नेचुरली बंडल्ड, ठीक है। अब मिक्स सप्लाई पे आ जाते हैं। मिक्स सप्लाई पर देखें तो क्या पता लगता है, टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट। अभी क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या दोनों चीज़ें अलग अलग सेल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। जीएसटी कैसे लगाएंगे? मान लीजिए आपके पास बिस्किट फ्री विद चिप्स आ गए, तो देखो चीज़ें तो दोनों की वैल्यू है। बिस्किट का भी कोई ना कोई अमाउंट होगा और चिप्स का भी होगा। जीएसटी क्या चिप्स के हिसाब से लगेगा या बिस्किट के हिसाब से लगेगा? तो हम देखेंगे चिप्स कितने रेट के हैं उसमें, और बिस्किट मान लीजिए बिस्किट 50 रुपये के हैं और चिप्स 10 रुपये के हैं, तो जो जीएसटी है वो 50 रुपये पे लगेगा। जिसके ऊपर हाईएस्ट जीएसटी होता है, मान लीजिए बिस्किट्स के ऊपर 28% जीएसटी लगता है, तो हम बिस्किट वाला जीएसटी सारों पे लगाएंगे, मतलब चिप्स पे भी 28% ही लगेगा। अब मान लीजिए सॉप फ्री विद डिटर्जेंट, यहाँ पर जो है सॉप है उसके ऊपर जीएसटी मान लीजिए लगता है 5% का रेट, डिटर्जेंट पे लगता है 14%, तो हम पूरे पैकेज पे जीएसटी 14% लगाएंगे। तो ये एक तरीका है जीएसटी लगाने का। तो इसमें क्या होगा, मिक्स्ड सप्लाई में हम देखेंगे कि हाईएस्ट जीएसटी वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। कंपोजिट में एक ही प्रोडक्ट को मेन माना जाता था और उसी का ही जीएसटी पूरी वैल्यू पे लगा करता है। तो टैक्स लायबिलिटी क्लियर हो गई हमारी। तो टैक्स लायबिलिटी में हमने देखा कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हैं, लेकिन उनको हम एक ही सप्लाई मानेंगे और जीएसटी जो है वो एक ही प्रोडक्ट जो मेन होगा उसके ऊपर ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर हमने दो या दो से सप्लाई तो यहाँ पे भी की हैं, लेकिन उसको हम सप्लाई किसकी मानेंगे, जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर हमारे पास जो टूथपेस्ट है वो जीएसटी उसका ज़्यादा है और टूथब्रश का कम है, तो टूथपेस्ट का जीएसटी सारे प्रोडक्ट पे लागू होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आज का चैप्टर। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी पॉइंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।